हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जाएं, चाहे आपका सीटेट हो, केवीएस हो, यूपीटेट हो या रीट हो, कोई भी एग्जाम हो ऑल इंडिया, तो उसमें आपका आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आपका 2009 में जो है बेसिकली बनकर तैयार हुआ था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है ना, 2009। तो इससे जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कम से कम जो है एक प्रश्न आपसे ना पूछा गया हो, एक ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा तो कई भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जो है जरूर आता है। और इसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं। ऐसे 20 प्रश्न हैं जो अब तक पूछे गए हैं और इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के वीडियो जो आएंगे उनका अपडेट मिलेगा। और वीडियो के ऐसे सब्सक्राइब किया आपने तो इसके बाद एक बेल आइकन बन के आता है, तो उसको भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और आखिरी में कमेंट करें कि आप 20 में से जो है कितने प्रश्न सही आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर बल देता है। यानी कि जो है आपका आरटीई 2009 ये किस जो है आयु वर्ग के बच्चों पर बल देगा? 1 से 5 वर्ष के जो हैं, जो 6 से 14 वर्ष के हैं, या जो 6 से 18 वर्ष, या ऑप्शन डी है 10 से 15 वर्ष के बच्चों पर। तो देखिए, जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये मुख्य रूप से जो बल देता है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर बल देता है। वे जो कक्षा आपके 1 से लेकर 8 तक के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, इन पर ये जोर देता है। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने सेक्शन में विभाजित है? 30 में, 35 में, 36 में या 38 में? तो देखिए, जैसे आपने संविधान पढ़ा होगा, तो संविधान में बेसिकली क्या है, भाग में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे विभाजित कर दिए गए हैं, जिससे पढ़ने में और उसको डिफाइन करने में काफी सुविधा होती है। तो इसी प्रकार जो आरटी 2009 है उसमें जो है आपके 38 सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे किसी में जो है बच्चों के लिए क्या होगा, विद्यालय कैसे होंगे, कितनी दूर विद्यालय होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और कौन कौन से अनुच्छेद, सारा कुछ इसमें जो है सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2008 में, 2009, 2010 या 2011? पूछा गया है अस्तित्व में आया, ये नहीं कहा गया है आपसे कि लागू कब होगा। तो इसका जो उत्तर है वो है 2009, क्योंकि आरटीई जो है आपका 2009 में ये इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ज्यादातर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका सुपर टेट में एग्जाम प्रश्न पूछा गया था और काफी लोग गलत करके आए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 या 1 अप्रैल 2012? तो बताइए कब किया गया? तो देखिए यहाँ पर बात की गई है लागू की, तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि उनने देखा कि 2009 और ये ऑप्शन नंबर 1 आपका लगा के आ जाएंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है। क्योंकि ये जो आरटीई एक्ट आपका बनने तो लगा था 2009 में, लेकिन जब बन के तैयार हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, उसके बाद ये 1 अप्रैल यानी कि नए सत्र से ही तो लागू करेंगे हम। 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको याद करिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5वां कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है? यानी कि जो आरटी 2009 के अनुसार जो आपके निजी संस्थान हैं उनमें भी जो है कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं कमजोर वर्ग के लिए? 20%, 25%, 30% या 35%? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि जो 25% सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के अंतर्गत, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत जो है ये रखी जाती हैं, इनके लिए रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न है 6वां कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस विचार पर मुख्य रूप से आधारित है? बुनियादी शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो आपकी आरटी 2009 है वो मुख्य रूप से आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पर ये मुख्य रूप से जो है बल देता है। ये इसका मुख्य पर्पज है, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस विचारधारा के विरोध में है? बच्चों को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देना है। दूसरा कहा गया है उम्र के अनुसार दाखिला दिया जाए। तीसरा है योग्य शिक्षक व मानकीकृत विद्यालय होने चाहिए। और चौथा है निजी शिक्षक जो है निजी ट्यूशन दे सकते हैं। तो इसके विरोध में है, बताइए, ये बताना है क्या बच्चों को शारीरिक दंड देना नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो आपका आरटीई कहता है, तो ये तो आपका उत्तर नहीं है। चलिए, दूसरा उम्र के अनुसार दाखिला दिया जाए। बिल्कुल आपका आरटीई ऐसा कहता है कि अगर कोई मान लीजिए 11 साल का बच्चा आया है तो ये नहीं कि आप उसे फर्स्ट क्लास में डाल देंगे, उसे उसकी एज के अनुसार उसमें डालेंगे और साथ ही क्या करेंगे, उसका जो पिछला सिलेबस है, पिछला क्लासेस हैं, उसको आप कवर कराने का प्रयास करेंगे। योग्य शिक्षक व मानकीकृत विद्यालय, बिल्कुल आपका आरटीई कहता है कि जो टीचर हैं वो एलिजिबल होने चाहिए, सीटेट उनके पास हो, यूपी टेट हो, तभी तो ये बनाए गए हैं। और साथ ही क्या, मानकीकृत विद्यालय, जो विद्यालय मानक को पूर्ण नहीं करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है हम समाप्त कर देंगे, ऐसा कहता है आपका आरटीई। लेकिन जो शिक्षक निजी ट्यूशन दे सकते हैं ये कभी नहीं कहता, इसका ये विरोध करता है। ठीक है ना। आरटीई में बेसिकली ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो निजी ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। आपको जितना अच्छा करना है वो आप अपने विद्यालय परिवार में ही करेंगे। चलिए, इसके बाद है 8वां प्रश्न की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्राथमिक विद्यालय बालक के घर से अधिकतम कितनी दूरी पर होगा? देखिए, जो हमने सेक्शन पढ़े थे कितने 38, तो उनमें ये बात एक सेक्शन में की गई है कि कितने जो है, ये बात आपको याद नहीं रखना है कि किस सेक्शन में क्या कहा गया, मात्र रखना है आपको कि 38 सेक्शन जो है। ठीक है, तो बताइए किस में अधिकतम दूरी होगी? 2 किलोमीटर होगी, 1 किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर होगी, या आपका जो है 5 किलोमीटर दूरी होगी, बताना है आपको। तो देखिए, जो अगर बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे प्राथमिक विद्यालय की, तो ठीक है, वो यदि दूरी होगी जो होगी 1 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि जो उच्च प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं जो 6 से आपके 8 तक होते हैं, उनकी दूरी क्या रहेगी? तो वो रहेगी 3 किलोमीटर। ठीक है ना, 3 किलोमीटर दूर तक ये विद्यालय होंगे, जिससे बालकों को जाने में, बेसिकली बालिकाओं को भी जाने में परेशानी ना हो। क्योंकि पहले क्या होता था, 10-10 किलोमीटर दूर स्कूल होते थे और लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। चलिए, 9वां प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना? 130वां, 135वां, 140वां या 145वां? तो बताना है आपको कि जो आरटी ही आपका राइट टू एजुकेशन 2009, तो आरटी मुख्य रूप से लागू कर भारत कितने नंबर पे आया, मतलब कौन सा नंबर था भारत का इसे अप्लाई करने में? तो इसका जो उत्तर है वो है 135। देखिए, तो भारत कितने पीछे रहा है, 135 जो है वह देश है जब जो इसने आरटी लागू किया था। देखिए इतना हम पीछे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे एक 10वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा को क्या बना दिया गया था, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ये मुख्य रूप से इसमें बात थी। चलिए, आरटी 2009 किस विशेष राज्य में लागू नहीं किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो देखिए, उस समय तो जम्मू कश्मीर जो है एक प्रकार से विवादित क्षेत्र था, तो उस समय जो है जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं किया गया था। लेकिन आगे जो अब प्रक्रिया होगी वो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले जो है जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं किया गया था। चलिए, आगे है 11वां प्रश्न की किस अनुच्छेद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जो है बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया? यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 है? तो याद रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद 21 है वो क्या बताता है, बेसिकली आपका कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 17 क्या कहता है आपका, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। तो ये आपका अस्पृश्यता, जो बेसिकली छुआछूत होता था, लोग जो निचली जातों के भेदभाव करते थे उनके बारे में बताया गया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत जो है इसमें बताया गया है। यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष सभी को समानता दी जाएगी। विधि के समक्ष जो है समानता, ये बताया गया है इसमें। आर्टिकल 16 दिया गया है, इसमें समान अवसर सभी के लिए दिए जाएंगे, ऐसा जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो 12वां प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 51A हमें बताता है, क्या बताता है? चलिए, इसके बैक वाले प्रश्न में ये भी याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार बेसिकली आपके भाग 3 में है, ये भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा कि आर्टिकल जो है 51A हमें क्या बताता है? राज्य का यह कर्तव्य है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। दूसरा है अभिभावक की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल भेजें। तीसरा है
बच्चे स्कूल जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और चौथा दिया है शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल लाएं। तो देखिए जहां पर बात आती है 51A की, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल बताता है कि अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें घर पर रोक के ना रखें, ना ही उनसे कोई कार्य करवाएं। ठीक है ना, ये जो है अभिभावक और माता पिताओं का कर्तव्य है। चलिए आगे है 13वां प्रश्न इम्पोर्टेंट की जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र व शिक्षक का जो आदर्श अनुपात है वो क्या होना चाहिए। यानी कि एक तरफ आपको शिक्षक दिखा है, उसके अनुपात में आपको जो है छात्र बताने हैं। यहाँ पर देखिए छात्र और शिक्षक लिखा है, ठीक है ना, छात्र और अनुपात है शिक्षक। ठीक है, बताइए 30:1 होना चाहिए, 35:1, 60:2 या 150:5:5 यानी कि 6 बेसिकली हम कह सकते हैं। तो बात आ रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको रखना है कि जो आदर्श अनुपात होता है वो 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। अगर हम बात करें आपकी प्राइमरी लेवल की यानी कि पीआरटी की, तो पीआरटी में क्या होना चाहिए, 30 तो स्टूडेंट होने चाहिए और एक जो है टीचर होने चाहिए। ठीक है ना, अगर बच्चे हो जाते हैं 60 तो यहाँ पर आपको 2 टीचर रखने होंगे, और यदि 90 हो जाते हैं तो आपको 3 रखने होंगे, और 90 से 91 से लेके अगर 120 के बीच में ये आंकड़ा पहुंचता है तो आपको रखने होंगे 4 टीचर। लेकिन अगर ये 150 प्लस पहुंच जाता है या 150 रहता है तो आपको क्या रखना होगा, 5 तो टीचर होंगे और बेसिकली एक जो है आपका हेडमास्टर होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में कितने कार्य दिवस अनिवार्य किए गए हैं। यानी कि जब प्राथमिक स्तर है उस पर कितने दिन कार्य होगा, 365 दिन में 200 दिन, 220 दिन, 250 दिन या 280 दिन। और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट जो है प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है पीआरटी लेवल पर जो है 200 दिन कार्य दिवस होता है एक वर्ष में। और अगर आपसे पूछा जाए उच्च प्राथमिक में तो वो उत्तर होगा आपका 220 दिन जो है आपका उच्च प्राथमिक में स्कूल लगेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरे वर्ष में कितने घंटे शिक्षक को कार्य करना होगा। यहाँ पर आपको घंटे बताने हैं वो भी पूरे वर्ष के, और कहाँ कौन सा स्कूल, उच्च प्राथमिक 500 घंटे, 800 घंटे, 1000 घंटे या 1200 घंटे। तो देखिए जहां पर बात की जा रही है आपसे क्या, उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है 1000 घंटे का पूरा कार्य दिवस रहेगा। ठीक है ना, और अगर 800 घंटे का ये कहाँ रहता है आपका, ये प्राथमिक स्तर जो है विद्यालय उसमें रहता है। चलिए अगला है 16वां प्रश्न कि एक शिक्षक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना होगा। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ज्यादातर यही रिपीट किया जाता है आपका 30 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो देखिए जहां पर आपके एक सप्ताह में घंटे पूछे जाए तो याद रखिएगा कि 45 घंटे है, जो कि आपके लेसन प्लान सारा कुछ इसमें कार्यकाल होगा तो वो सम्मिलित किया जाता है। चलिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो उसके अनुसार विद्यालय में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, साफ पेयजल व्यवस्था या उपरोक्त सभी। बताइए इसका क्या उत्तर है। तो इसका जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो आरटी 2009 वो कहता है कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए एवरी मतलब सभी स्कूलों में, और एक खेल का मैदान भी हो, और साफ पेयजल व्यवस्था हो, सेपरेट टॉयलेट्स हो, किचन हो, मिड डे मील हो, प्लेग्राउंड हो, ये सारी चीजें वो कहता है। चलिए अगला 18वां प्रश्न है आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे एसएमसी का जिक्र किया गया है, जिसका पूर्ण रूप है, यानी कि आपको एसएमसी का फुल फॉर्म बताना है, स्कूल मीडिया कॉन्फ्रेंस, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल मैनेजमेंट कमीशन या स्कूल मैनेजमेंट कंपनी। बताइए इसका उत्तर क्या है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। बेसिकली ये पूरी आपकी क्या है, स्कूल में कमेटी होती है जिसमें क्या होता है, प्रधान हो गया, अभिभावक हो गए, ठीक है ना, और साथ ही स्कूल के जो सहायक अध्यापक वगैरह हो गए, ये सारे जो है सदस्य होते हैं जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया होती है। चलिए 19वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा गया। बताइए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 61वां या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो आपको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो वो तो आपका आर्टिकल याद रखिएगा, ये था आपका 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था आपका 2002 में हुआ था। ठीक है ना, और इसमें क्या है जो आर्टिकल 21A आपका जोड़ दिया गया था, जो आपका ये बताता है कि जो शिक्षा है बच्चों का मौलिक अधिकार होगी। ठीक है ना, बात आती है 42वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था आपका, 42वां जो हुआ था
1976 में इसमें आपका जो है क्या शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत सी चीजें हुई थी, जैसे लघु संविधान संशोधन भी कहती है, आपका 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार मोस्टली जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन ये आपका 1989 में हुआ था, और इसमें जो वोट डालने की आयु 21 से लेकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये चीजें भी आप याद रखें। चलिए 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप एक शिक्षक हैं और आपके विद्यालय में कोई बच्चा आता है जो अभी तक विद्यालय नहीं गया है। वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है? 10 वर्ष है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं। उसे प्रवेश देने से मना करेंगे क्योंकि उसकी उम्र सामान्य से ज्यादा है, यानी कि जिस मतलब कि अब बच्चा आ गया, उसने कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं और उम्र ज्यादा है, क्योंकि बेसिकली 6 साल का बच्चा आना चाहिए स्कूल में, तो ये 10 साल का है, तो आप मना कर देंगे। दूसरा दिया है, उसे उसकी उम्र के अनुसार प्रवेश देकर अतिरिक्त कक्षा की शिक्षा भी देंगे, हो सकता है। सी है, उसे कक्षा 1 में प्रवेश देंगे, और डी है, उसे मना कर देंगे क्योंकि वह अब शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है। तो ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति है जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तो इसे आप नहीं लगाएंगे। तो दूसरा और तीसरे में आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो 10 वर्ष का है। 1 में डाल देंगे तो उसकी आधी जिंदगी तो मतलब जीवन इसी में निकल जाएगा कि वो 12वीं तक कर पाएगा। चलिए, तो उत्तर हो गया आपका बी, कि उसे उसकी उम्र के अनुसार आप प्रवेश देंगे, यानी कि 6 मतलब 10 साल का बच्चा आया तो बेसिकली आप 4 में प्रवेश दे सकते हैं, और साथ ही जो 1, 2, 3 है इनका सिलेबस आप उसे जो है कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये थे 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे, कितने आपके सही निकले आउट ऑफ 20, तो ये कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।